हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बिना आज बात किए हुए सीधे हम लोग पहुंचते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी पर। पिछले क्लिप में हमने nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया था, nth रूट ऑफ यूनिटी के n रूट्स निकाल लिए थे, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में हमने कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, कौन सी? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 अल्फा टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा टू पावर n माइनस 1, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अल्फा टू पावर n 1 होता है, अल्फा की वैल्यू निकाली थी वगैरह वगैरह। और एक ये प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं और फिर अभी हम लोग ने अल्फा की पावर जो nth रूट हमारे हैं उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा है, वो भी देखना है। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, क्या रिप्रेजेंट की थे? वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइंग ऑन द परिधि ऑफ इकाई त्रिज्या सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल whose center is at मूल बिंदु ओरिजिन। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पर वापस आते हैं, लेकिन उसके पहले एक ये प्रॉपर्टी देख लो, अपनी जानी पहचानी प्रॉपर्टी। अल्फा की वैल्यू कितनी थी? cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n था। ये स्क्वायर नहीं है, 2 पाई बाई एंगल है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? cos 4 पाई बाई n प्लस आई साइन 4 पाई बाई n प्लस डॉट 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 अल्फा टू पावर n माइनस 1 विल बी cos ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाई n प्लस आई साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाई n इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हम रियल पार्ट को एक साथ कलेक्ट करेंगे। 1 प्लस cos 2 पाई बाई n प्लस cos 4 पाई बाई n प्लस डॉट 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 cos ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई n। रियल पार्ट एक साथ कलेक्ट हुआ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कलेक्ट करेंगे तो i कॉमन लिया हमने, sin 2 पाई बाई n प्लस sin 4 पाई बाई n प्लस sin 6 पाई बाई n प्लस डॉट 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 प्लस sin 2n माइनस 1 पाई बाई n इक्वल टू 0। अब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो यही से हम लोग लिख रहे हैं अगली प्रॉपर्टी 1 प्लस cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस 4 पाई बाई n प्लस डॉट 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 cos ऑफ 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n इक्वल टू 0। यह प्रॉपर्टी जो कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी की है, कई बार इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन मिल जाता है क्योंकि ये देखने में आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसा दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से भी ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वहां टाइम टेकिंग होता है और इस प्रॉपर्टी से जब हम बनाएंगे तो बड़ी आसानी से 2 या 3 लाइन में ही निपट जाएगा। तो ये रियल पार्ट से हमने कंपेयर किया। इमेजिनरी पार्ट अगर हम कंपेयर करते हैं sin 2 पाई बाई n प्लस sin 4 पाई बाई n प्लस डॉट 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 sin 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n इक्वल टू 0। नोट करिए, फिर ये 2 प्रॉपर्टी और आई, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बाद हम लोग ने जो देखी, अब हम लोग जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे और प्रॉपर्टी देखे थे, तो उसी पर अब हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी का भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा देखा जाए nth रूट ऑफ यूनिटी, आइए देखते हैं क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था, पहले हम समझाने के लिहाज से आपका बना रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। Z नॉट
z नॉट की वैल्यू 1 है, कहां लाई करेगा, रियल एक्सिस पे, ये आपका z नॉट होगा। अब z1 कितना है, e टू पावर i टू पाई बाई n, r इंटू r की वैल्यू 1 मतलब मैग्नीट्यूड हुआ 1, i टू पावर 2 पाई बाई n का मतलब कितना एंगल बनाएगा, रियल एक्सिस के साथ 2 पाई बाई n, ये 2 पाई बाई n का बनाएगा और ये कहलाएगा z1, कितना बनाएगा, 2 पाई बाई n। फिर दूसरा कितना बनाएगा, 4 पाई बाई n का मतलब ये कितना हो जाएगा, अगेन 2 पाई बाई n, ये दूसरी साइड हो जाएगी। और इसी तरह से आते आते इधर से कौन सी, ये रह जाएगा zn माइनस 1, और ये भी कितना एंगल होगा, 2 पाई बाई n, कुछ इस तरीके से। तो ये तुम्हें समझाने के लिए, अब अगर हम इसका डायग्राम फिर से बनाएं तो पहले अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, ये z0 z1, फिर यहां z2 आएगा, फिर z3 आएगा, फिर z4 आएगा, फिर z5, ये zn-1 zn-2, क्या बनेंगे, क्या बनेगा, रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। सर्कल पे लाई करेंगे ऐसे ऐसे। तो जरा लिखो, फिर डायग्राम अभी हम दोबारा बनाएंगे तब लिखना, क्यों, क्योंकि ये सर्कल ये स्ट्रेट लाइन है, आर्क नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो जरा लिखिए, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी represents, nth root of unity represents vertices of, nth root of unity represents vertices of regular polygon of n sides, vertices of रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड, लाइन चेंज करके या उसी लाइन में लिखिए, विच लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल, विच लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल, विच लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल, whose center is at origin, which lies on the circumference of unit radius circle, which lie on the circumference of unit radius circle, whose center is at origin। लाइन चेंज करके एक बात और लिख ली जाए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइड ऑफ पॉलीगॉन, इसे क्या बोलेंगे, साइड ऑफ पॉलीगॉन, इसे क्या बोलेंगे, साइड ऑफ पॉलीगॉन, इसे क्या बोलेंगे। तो साइड ऑफ पॉलीगॉन, और ये जो सेंटर है ये सर्कल का भी सेंटर कहलाता है और पॉलीगॉन का भी सेंटर कहलाता है ना। ये जो सेंटर होता है ये पॉलीगॉन का भी सेंटर कहलाता है और सर्कल का। तो जो साइड ऑफ पॉलीगॉन है वो सेंटर पे 2 पाई बाई n एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए लाइन चेंज करके, क्या, each side of polygon subtends, each side of polygon subtends an angle of 2 pi by n at the center of, जो भी कह लो, सर्कल कह लो, पॉलीगॉन कह लो, दोनों का सर्कल एक ही है, सेंटर एक ही। each side of polygon subtends and angle of 2 pi by n at the center। सेंटर कह दो अपने आप से, जिसका तुमको कहना हो तुम उसके आगे बात कर लेना। ये देखिए हमने आपसे दूसरा डायग्राम बनाया। दूसरा डायग्राम हमने क्या किया, पहले सर्कल बना लिया यूनिट रेडियस सर्कल का, फिर यहाँ पे देखिए z0 मतलब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, z1 मतलब अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है, z2 मतलब अल्फा स्क्वायर, और डॉट डॉट का मतलब ऐसा नहीं उसके आगे भी पॉलीगॉन होगा, लेकिन अब पूरा कौन बना है तो ये, और z1 का
मिरर इमेज Zn-1 है, Z2 का मिरर इमेज Zn-2 है, Z3 का मिरर इमेज Zn-3 होगा एंड सो ऑन। तो पॉलीगॉन जो है इन साइड का बन रहा है nth रूट ऑफ यूनिटी में, और रेगुलर पॉलीगॉन को हम इनगॉन भी कहते हैं, और ईच साइड 2 पाई बाई n का एंगल सबटेंड कर रही है। तो 2 पाई बाई n का एंगल सबटेंड कर रही है। सर्कल की रेडियस कितनी है? सर्कल की रेडियस 1 है। तुमसे क्या क्या पूछ सकता है? तुमसे पूछ सकता है कि रेगुलर पॉलीगॉन बनाए हो, उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी, ये पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? तुमसे पूछ सकता है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन बनाए हो उसका एरिया कितना होगा। और क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि ये जो रेगुलर कोई भी सर्कल जो पॉलीगॉन के वर्टेक्स से पास करता है उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। तो सर्कम सर्कल के बारे में क्या पूछेगा? उसकी रेडियस तुमको पता है, सेंटर पता है। एक और बात पूछ सकता है कि रेगुलर पॉलीगॉन को जो इंटरनली साइड को टच करता है उसे रेगुलर पॉलीगॉन का इन सर्कल कहते हैं। तो पूछ सकता है इन सर्कल की रेडियस कितनी होगी। और इतनी बातें हो पे क्वेश्चन आ चुके हैं, करेंगे भी। अभी फिलहाल ये डायग्राम बना लो। तो ये डायग्राम हमने अलग से बना लिया सो दैट याद रखने में आसानी रहे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी शुरू से एक बार फिर रिवाइज कर सकते हो। एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लेट अल्फा बी nth रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा के रूट 1 से लेकर के थे, तो उसने कहा 1 को छोड़ करके बाकी किसी को आप अल्फा मान सकते हो। ऑब्वियसली हम इसी को अल्फा मानेंगे। खैर, तो लेट अल्फा बी nth रूट ऑफ यूनिटी, then show that sigma k is equal to 0 to n minus 1 alpha to power k whole power p is equal to 0 if p is not multiple of n, और n if p is multiple of n। तो देखिए, कोशिश करिए, स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन, टेक मैक्सिमम 2 मिनट्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें सिग्मा, बोर्ड की तरफ वापस आइए, सिग्मा और p पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले तो हम सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अल्फा टू पावर k टू पावर p, p इज मल्टीपल ऑफ n। ऐसा क्यों कहा? p पावर में है। पिछली क्लास में देखे थे कि अल्फा टू पावर n, अल्फा टू पावर 2n, अल्फा टू पावर 3n, इन सब की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। लेकिन अगर इसके अलावा और कुछ भी है, अल्फा की पावर 2n प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा की तरह। इसको लिख पाएंगे अल्फा टू पावर 2n इंटू अल्फा टू पावर 3। तो अल्फा टू पावर 2n कितना हो जाएगा? 1, अल्फा क्यूब बचेगा। इसीलिए उसने यहां पर, चूंकि p पावर में है, p पे कंडीशन लगाई कि p इज मल्टीपल ऑफ n। p इज, अब अगर हम इसको एक्सपेंशन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा टू पावर k की वैल्यू कितनी है? 0, अल्फा टू पावर 0 पावर p प्लस अल्फा टू पावर 1 पावर p प्लस अल्फा टू पावर 2 पावर p प्लस डॉट 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 अल्फा टू पावर n माइनस 1 पावर p। ठीक, अब पहला केस लें कि दूसरा केस लें, क्योंकि सॉल्व करने के लिए केस की जरूरत पड़ेगी। यहां 2 केस है, पहला केस लें या दूसरा केस? अगर दूसरा केस लेते हैं, पहले दूसरा केस लेते हैं, p इज मल्टीपल ऑफ n, मतलब p को क्या लिख सकते हैं? p को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स n। p को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स n। तो अब जब हम लोग लिखेंगे तो अल्फा टू पावर 0 टू पावर लैम्डा n लिख सकते हैं। और वैसे तो खैर अल्फा टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसको 1 ही लिखते, क्यों इसमें वैल्यू पुट करें? अल्फा टू पावर 0 ये तो भाई साहब 1 ही हो गया, प्लस अल्फा टू पावर लैम्डा n, अल्फा स्क्वायर पावर लैम्डा n प्लस डॉट 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 डॉट
अल्फा टू पावर n माइनस 1 पावर लैम्डा। अब देखिए 9th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a टू पावर m की पावर n, और हमने बेसिक में भी आपको पढ़ाया, तो क्या लिख सकते हैं a टू पावर n पावर m, या इसको लिख सकते हैं जैसी हमको जरूरत होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है और पावर की पावर इंटरचेंज होती है। अब हमें जैसी जरूरत है हम वैसा यूज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया 1 प्लस अल्फा टू पावर n इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा को वही रहने दिए, 2 और n को केवल इंटरचेंज कर दिए, प्लस अल्फा टू पावर n 2 लैम्डा प्लस डॉट 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 अल्फा टू पावर n लैम्डा n माइनस। अच्छा, ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि अल्फा पावर n कितनी होती है, 1 होता है। तो अल्फा टू पावर n1, अल्फा टू पावर n1, अल्फा टू पावर n1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है, n टाइम्स है। तो ये पहला पार्ट हुआ है। सेकेंड पार्ट हुआ, जरा नोट करो, फिर सेकेंड पार्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये हम लोग ने सेकेंड केस देखा, p इज मल्टीपल ऑफ n, p इक्वल टू लैम्डा n पुट कर दिए, और लैम्डा n पुट कर दिए क्यों? क्योंकि हम लोग को पावर की पावर से अल्फा टू पावर n, अल्फा टू पावर n, अल्फा टू पावर n मिल गया। अब जब पहला केस लेंगे, क्या लेंगे, p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n। अब जब p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n है तो लैम्डा n नहीं मिलेगा, तो अल्फा की तो वैल्यू मिलेगी नहीं, तो फिर p की वैल्यू पुट करने का कोई फायदा ही नहीं। p को p ही रहने देते हैं, p को p ही रहने देते हैं। बात समझे कि पिछले में p मल्टीपल ऑफ n था, तो p की वैल्यू हमने लोग लैम्डा n रखी। क्यों? क्योंकि पावर एडजस्टमेंट से अल्फा टू पावर n कितना हो गया, 1। यहां पर अगले केस में p जब आपका मल्टीपल ऑफ n नहीं है तो अब फायदा नहीं होगा। तो p को p रहने दिए, p को p रहने दिए तो कितना हो जाएगा, अल्फा टू पावर 0 1, ये तो 1 हो गया, पावर की पावर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा इंटरचेंज करने से। तो अल्फा टू पावर p, ये अल्फा टू पावर 2p, पावर की पावर मल्टीप्लाई, और ये अल्फा टू पावर p इंटू n माइनस 1। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये जीपी है। क्या है, जीपी, सीक्वेंस सीरीज जो आप पढ़े हैं, ये जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म जीपी में अगर फर्स्ट टर्म ए होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन रेशियो आर होता है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म को कहते हैं, कॉमन रेशियो किसे कहते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, इसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो अगर आप यहां से देखो तो a की वैल्यू कितनी है, 1, कॉमन रेशियो कितना है, अल्फा टू पावर p, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। जैसे 10th में आपने सबने पढ़ा होगा कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और उसे डिफरेंस कहते थे, इसे रेशियो कहते हैं, इसलिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। खैर, अब ये फार्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू p पुट करने पर, तो a इंटू 1 माइनस आर अल्फा टू पावर p टू पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा टू पावर p। अब देखिए 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, यहां पर फिर से पावर इंटरचेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि फायदा होने जा रहा है हम लोग को, अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा टू पावर n की वैल्यू कितनी, 1, और 1 की पावर p कितना, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा टू पावर p, दैट इज 0। तो फर्स्ट पार्ट 0, सेकेंड पार्ट है, नोट करिए जरा। कॉम्प्लेक्स नंबर में कई बार क्वेश्चन जो आते हैं वो दूसरे चैप्टर से, जैसे ये क्वेश्चन भी, पिछला वाला भी आपको सीरीज पे लेके चला गया, फिर
पावर की प्रॉपर्टी यूज करा ली। अब ये क्वेश्चन भी अल्फा क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है क्या, फिर से सीरीज। अगर आपको सीरीज के बारे में आइडिया है तो ये क्वेश्चन कहने को तो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्स से ज्यादा सीक्वेंस सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो ट्राई करिए तो जरा फटाफट जल्दी से। आइए देखते हैं। तो कहने को तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है, लेकिन फिर से वही बात कि ये एजीपी क्वेश्चन है, तो माना कि इसकी वैल्यू एस एन है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, एजीपी का अगर सब निकालना होता है, क्योंकि एजीपी का फार्मूला हम लोग ने याद नहीं कर रखा होता है, ये मेरा अपना कहना है। अगर आपको याद है तो नो प्रॉब्लम, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर लिखो निकाल लो, लेकिन याद इन जनरल रहता नहीं, इतने सारे वैसे ही फार्मूले हैं। तो हम क्या करते हैं, एपी अलग लिखते हैं और जीपी अलग लिखते हैं। एक्चुअली ये दो सीक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन है। एपी अगर आप देखोगे तो एपी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इनहतर नहीं दिया है। जीपी क्या है, जीपी भी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किए 1 मिला, इसको मल्टीप्लाई किए 2 अल्फा, इसको 3 अल्फा स्क्वायर, तो एक्चुअली ये एजीपी कहलाई। अब एजीपी का nth टर्म निकालना है, तो देखिए पहला टर्म पहले से मल्टीप्लाई करके आया, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करके आया, तीसरा तीसरे से। इसका मतलब दोनों के nth टर्म निकालने हैं। तो nth टर्म तो वैसे तो फार्मूले होते हैं, आपने पढ़ रखा है एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन इतना टफ है कि तुम ओरली ही बता सकते हो। nth टर्म कितना होगा, n होगा, है ना, ओरली बता सकते हो। थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म 5 है, तो nth टर्म n होगा। नहीं तो फार्मूला लगा लो, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1, n की वैल्यू n, d की वैल्यू 1, n आ गया। और ये भी आप ओरली बता सकते हो, अल्फा टू पावर 0, अल्फा टू पावर 1, सेकेंड टर्म में अल्फा टू पावर 1, थर्ड टर्म में अल्फा पावर 2, फोर्थ टर्म में, मतलब हर टर्म में पावर 1, तो यहां अल्फा टू पावर n माइनस 1 होगा। ये ओरली बता दिया आप, वरना फार्मूला लगा लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1। ए किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म को, आर किसे कहते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो फिर से आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया, 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, nth टर्म आपने लिखा n इंटू अल्फा टू पावर n माइनस 1। फिर सम करने के लिए क्या करते थे, जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है, क्या होता है, ध्यान दे लीजिए, पूरी तरीके से समझ लीजिए। एजीपी आपकी रिपीट हो गई, रिवाइज हो गई। जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है उससे सभी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जितना है। और जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो अल्फा है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एक खासियत, लेफ्ट हैंड साइड को तो कहीं ऑप्शन नहीं है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई इसको करते हैं, नीचे इसके लिखते हैं, फायदा होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई किए यहां, 2 से मल्टीप्लाई किए यहां, 3 से मल्टीप्लाई किए यहां, 4 से मल्टीप्लाई किए यहां, प्लस डॉट। इसके पीछे वाला जो इसके पीछे क्या रहा होगा, n माइनस 1 अल्फा टू पावर n माइनस 2 रहा होगा सीक्वेंस में। तो ये n माइनस 1 अल्फा टू पावर n माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई किए, तो इसे हटा लेते हैं, तो वो समझाने के लिए बताया। ऐसा क्यों करते हैं, एक स्टेप आगे, उसके बाद का जो स्टेप है वो साफ साफ दिखने लगता है। तो ये एजीपी का सम निकालने का तरीका होता है कि आप जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस 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 माइनस, इधर एसएन कॉमन, तो 1 माइनस अल्फा, 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो 1 माइनस 1 1, 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा टू पावर n माइनस 1, और ये पूरा पूरा ऐसे बच जाएगा।
इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, सो दैट अपना मेंबर अपने मेंबर के साथ साथ साफ साफ दिखाई दे, वरना आगे पीछे में कई बार कंफ्यूजन, ऐसे ही कंफ्यूजन। तो यहां से यहां तक क्या बन गया, जीपी बन गया एक बार, और दूसरी बात बिना जीपी कहे क्या बन गया, एक तो जीपी बन गया, जीपी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, वैसे हमारा सिंपल में जीपी बनता था, जीपी फार्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ हमको इसके वैल्यू पहले ही से पता है। प्रॉपर्टी देखो भाई, प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू 0, तो 1 माइनस एल्फा इंटू एस एन 0 माइनस एल्फा टू पावर n कितना, प्रॉपर्टी नंबर 2, तो माइनस n, तो एस n इक्वल टू माइनस n अपॉन 1 माइनस एल्फा या n अपॉन एल्फा माइनस 1। तो कहने को ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ये प्रॉपर्टी यूज हुई, एक ये प्रॉपर्टी यूज हुई, बाकी सीक्वेंस सीरीज जहां आप फंसे हुए थे पढ़ करके यूं सर भूल जाना ही हमारा काम है। तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैसे क्वेश्चन और बहुत है, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम लोग इवैल्यूएट cos 2 pi by 9 plus cos 4 pi by 9 plus cos 6 pi by 9 plus cos 8 pi by 9. Evaluate this. Cos 2 pi by 9 plus cos 4 pi by 9 plus cos 6 pi by 9 plus cos 8 pi by 9. एक तरीका तो सर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपलीफाई कर लें, हम भूल जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें सीडी फार्मूला, इसमें सीडी फार्मूला, सिंपलीफाई करेंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहना आसान है, सॉल्व करने बैठेंगे तो थक जाएंगे। खैर वापस आते हैं। अब हम लोग को याद रखिएगा, ट्रिगो देख करके कब कॉम्प्लेक्स नंबर की याद आएगी, अगर डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, तो 2 पाई बाई n, 4 पाई बाई n, 6 पाई बाई n, मतलब एक तरीके से हमें 2 पाई बाई n का मल्टीपल, जैसे ही 2 पाई बाई n का मल्टीपल दिखाई दे, दिमाग में खट से खटकेगा कि भाई ये दिखाने के लिए ट्रिगो दिख रहा है, उससे जाएंगे तो फंसने का चांसेस ज्यादा है। किसकी याद आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट की। nth रूट की प्रॉपर्टी क्या याद की हो अभी, हम इधर लिख रहे हैं, 1 प्लस cos 2 पाई बाई n प्लस cos 4 पाई बाई n प्लस cos 6 पाई बाई n प्लस डॉट कहां तक जाता है, 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n तक जावे है। ये नहीं कि जहां तक तुम्हारी मर्जी वहीं तक रुक करके -1 -1/2 दे दिए, n है तो यहां तक जाता है। अब तुमको यहां से हिंट मिल रही, n की वैल्यू कितनी, 9, n की वैल्यू 9 मिल रही है। तो अब n की वैल्यू, इसको देख करके हमको ये लगा कि हमें nth रूट ऑफ यूनिटी यूज करना है। अब हम इसमें n की वैल्यू 9 पुट करेंगे, जो प्रॉपर्टी हमने याद कर रखी है। तो जरा देखिए कितना बनेगा, 1 प्लस cos 2 पाई बाई 9 प्लस cos 4 पाई बाई 9 प्लस cos 6 पाई बाई 9 प्लस cos 8 पाई बाई 9। लेकिन कहां तक जाएंगे, n की वैल्यू यहां लास्ट में पुट करेंगे 9, तो 9 माइनस 1 8, 8 टू जा 16, मतलब अभी 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा और 16 तक आएगा, इतना जीरो होगा। ये नहीं कि प्रॉपर्टी देखे इसको लिखे सर माइनस पर। अब देखने वाली बात यह है कि अगर पूरी वैल्यू पूछता तो हम -1 बता देते, जब तक स्कूल के सिलेबस में था, कभी स्कूल के सिलेबस में था ये, तब पूरी की वैल्यू पूछी जाती थी, क्योंकि ज्यादा टफ है, -1 निकलना ज्यादा टफ है। अब उसने यहां तक पूछा, यहां तक पूछने से उसको कॉम्प्लेक्स भी आपको टच करा लिया और ट्रिग्नोमेट्री भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं की। अब देखने वाली बात यह है कि हमको इतनी वैल्यू निकालनी है। ये भाई साहब बचे, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनका कुछ करना पड़ेगा।
अब यहां पर ही तुम्हें मेन पार्ट देखना है। तो अब यह ध्यान से देखिए, इसको तो जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको एज इट इज रहने दिए। पहले इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। अब प्लस, अब हमारा टारगेट क्या है, या तो ये गायब हो जाए या भाई इन्हीं के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमारी वैल्यू तो इसकी निकालनी है और इसके थ्रू आ रही है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो ये 10π/9 लिखा है। 10π/9 को हम लोग लिख सकते हैं cos कितना, हाँ। अब कोशिश ये करेंगे कि हमें cos का प्लस cos बना रहे, तो कितना लिखें, 2π - 8π/9। अब देखिए सर ये कैसे सोचे, अब क्वेश्चन नहीं बन रहा था, हमको दिमाग लगाना था कि ये लाना ही है, तो हमने एलसीएम ले लो, 9 2 18, 18 - 8 ये 10π मिल गया। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में पहले से याद कर रखा है cos 2π - थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो इस 12 को क्या लिख पाएंगे, 2π - 6π/9। इसको लिख पाएंगे cos 2π - 4π/9, cos 2π - 2π/9। अब cos 2π/9 प्लस cos 4π/9 प्लस cos 6π/9 प्लस cos 8π/9 cos 2π - थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो ये 2π - 8π/9 because of this property will become cos 8π/9 and this will become cos 6π/9 cos 4π/9 cos 2π/9 और इस 1 को इधर भेज दिए माइनस। अब आगे आप खुद बना लीजिए, देख लीजिए क्या आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमवर्क है, क्या है, इवैल्यूएट cos स्क्वायर π/7 प्लस cos स्क्वायर 2π/7 प्लस cos स्क्वायर 3π/7 बना करके व्हाट्सएप कर देना है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है रोटेशन थ्योरम, या इसी को हम कहते हैं कोनीज मेथड, CONI', कोनीज मेथड एक्चुअली है क्या। तो एक डायग्राम बनाते हैं, ये आपका रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये एक पॉइंट A है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा पॉइंट है B जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली रोटेशन थ्योरम या कोनीज मेथड में हम इक्वलिटी की बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा वर्ड में जाते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, अगर एल्जेब्रिकल फॉर्म में लिखा है तो रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। अगर पोलर फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड बराबर हो, आर्गुमेंट बराबर हो। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है तो दोनों एक ही पॉइंट हो, तभी हम कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। तो रोटेशन थ्योरम में हम करते क्या है कि ऐसा काम करते हैं जिससे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर किया जा सके। क्या किया जा सके, बराबर। तो यहां पर साफ साफ दिख रहे हैं कि अगर दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो अभी हमने देखा कि दोनों बराबर होने का एक तरीका यह है कि दोनों सेम पॉइंट पे हो, या उसी को हम कह सकते हैं कि दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, या हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट सेम हो। तो पहले तो लिखिए
rotation theorem is based on equality of two complex number. Rotation theorem is based on equality of two complex number. By this theorem we make two complex number as equal complex number. By this theorem we make two complex number as equal complex number. तो अब लाइन चेंज करके लिखिए स्टेप्स. क्या स्टेप्स होंगे? तो स्टेप से जाने से पहले अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लेंथ होती है ये कहलाती है OA. क्या कहलाता है? लेंथ OA क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1. और OB क्या कहलाता है? OB कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z2. तो सबसे पहली बात, हमारा टारगेट क्या है? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर करना. ना मैग्नीट्यूड सेम है ना डायरेक्शन सेम है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है. तो पहला स्टेप, मेक बोथ ऑफ देम ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. मेक बोथ ऑफ देम ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. मेक बोथ ऑफ देम ऑफ इक्वल. सर ये कैसे करेंगे? दोनों इक्वल कैसे कर देंगे? तो हम लोग ने सीखा है एक बात, क्या? यूनिट मैग्नीट्यूड. यूनिट मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैग्नीट्यूड. जैसे वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर कहलाता है. तो कैसे? अब हम इसको, ये स्टेटमेंट इधर हमने Z1 लिख दिया, इधर हमने Z2 लिख दिया. अभी दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें करना क्या है? मेक बोथ ऑफ देम ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. कैसे? बाय मेकिंग बोथ ऑफ देम एज यूनिट मैग्नीट्यूड. तो बोथ ऑफ देम यूनिट मैग्नीट्यूड कैसे होगा? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड Z1, या सर आप OA लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी. लेकिन अब कौन? दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो गए? सेम हो गए. क्या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हुआ? अभी बराबर नहीं हुआ, अभी केवल मैग्नीट्यूड सेम हुआ है. इसका भी घट के मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका भी घट के मैग्नीट्यूड, लेकिन अभी दोनों की डायरेक्शन सेम. तो पहले इतना लिखो और इसको अलग लिखिएगा अभी, या इसको बाद में लिखिएगा, अभी इतना ही रहने दीजिए. ये बात समझ में आई? पहले स्टेप हमने क्या किया? दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड का बनाया. कैसे? मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके. कैसे? मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके. तो दोनों का चल रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हुई. तो अब दोनों की डायरेक्शन कैसे सेम करेंगे ये सोचिए. स्टॉप द वीडियो और सोच करके फिर वापस आइए. तो देखिए, हम लोग एक प्रॉपर्टी छुपा के रख के आए थे. कौन सी? जब हम लोग पढ़ रहे थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन पोलर फॉर्म में, तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ करके आए थे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने आर्ग्यूमेंट के बराबर रोटेट कर देता है. और हमको भी यहाँ पे क्या जरूरत है? दोनों की डायरेक्शन सेम करने का. मतलब या तो Z1 भाई साहब इधर चले जाएं, Z1 किसकी डायरेक्शन में चले जाएं? Z2 के. या Z2 चले आए Z1 की डायरेक्शन में. तो इधर देखो, तो अगर Z1 Z2 की डायरेक्शन में जाएंगे तो Z1 को कैसे रोटेट करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज. और अगर Z2 आएंगे तो कैसे Z2 कैसे रोटेट करने पड़ेगा? तो याद करिए, जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता था, और जब डिवाइड करते थे तो क्लॉकवाइज. तो डिवाइड से हम लोग थोड़ा सा पसंद नहीं करते. ऐसा नहीं कि वो नहीं, सामने नहीं कहना, बेचारा नाराज हो जाएगा. तो ई वाला हटा देते हैं. लेकिन अगर तुमको डिवीजन अच्छा है तो तुम रख सकते हो. अब बात ये है कि कितना एंगल, तो माना कि एंगल थीटा है. लेट, ये अच्छा क्वेश्चन हमको दिया होगा, हम क्वेश्चन में थोड़ी लेट करेंगे.
यहां माना कि ये थीटा है, कौन सा एंगल, एंगल AOB कितना है, थीटा। तो Z1 को कितना रोटेट करना है, थीटा। तो Z1 को एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका आर्ग्यूमेंट थीटा हो। लेकिन एक और बात ख्याल रखनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, तो हम भी चालाक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो 1 कोई फर्क ही नहीं डालेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, आर्ग्यूमेंट कितना है थीटा। तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा Z1 में, तो Z1 को कहां रोटेट कर देगा, Z2 की तरफ। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, e टू पावर, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं। तो ये थोड़ी ज्यादा जगह लेता है, ये कम लेता है, तो भाई हम इसी को लिख लेते हैं। तो जैसे हमने e टू पावर आई थीटा इधर मल्टीप्लाई किया, ये थर्ड से रोटेट होकर कहां पहुंच गया, अब ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए इतना हम लोग ने 15 से 20 मिनट हो गए इसको समझते समझते, ई लाइन हमको लिखना है ना। तो क्या किए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इसको डिवाइड किए इसके मैग्नीट्यूड से, क्यों, यूनिट के लिए, कितना एंगल है थीटा, e टू पावर आई थीटा किए, तो Z1 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कहां पहुंच गया, Z2 पे, और Z2 को डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। ये आपको आखिरी लाइन याद रखना, लेकिन कैसे आया, क्यों आया, उसके लिए इतना सारी बातें। क्या किए, दोनों को इक्वल करना था, तो पहले Z1 को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, फिर इसके बीच में जितना एंगल था उस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो Z1 Z2 के डायरेक्शन में पहुंच गया और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो गया। तो इसे कहते हैं रोटेशन थ्योरम। इसे नोट करिए, फिर अगले डायग्राम में आप उसका स्टेटमेंट फटाफट जल्दी से। तो ये जो रोटेशन थ्योरम का हमारा फाइनल ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कैसे आए हमने बताया। अब एक और डायग्राम आपको दे रहे हैं, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये पॉइंट A है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये पॉइंट B है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ये पॉइंट C है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस डायग्राम के लिए रोटेशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। तो स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, टेक मैक्सिमम 2 मिनट। देखिए यहां पर जब आप लिखे थे तो एक्चुअली आप ये वेक्टर लिख रहे थे, एक्चुअली ये जो यूनिट मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर से ही आता है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ये जो वेक्टर बनेगा AB, इसको क्या लिखोगे आप, Z2 माइनस Z1, ये आपका Z2 माइनस Z1 वेक्टर कहलाएगा, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, कितना रोटेट कर रहे हैं, थीटा, e टू पावर आई थीटा, कहां पहुंचे, Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस। तो जनरल डायग्राम में हम कैसे लिखेंगे, दिस माइनस दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। तो ये करने के बाद अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए जरा। पहला क्वेश्चन है, इफ Z1, Z2, Z3 are the vertices of an isosceles triangle right angled at Z2, then prove that। तो हल्का सा हिंट दे रहे हैं, आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट Z2 है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, और इसे आप Z1 कहते हैं, इसे आप Z3 कहते हैं। नाउ ट्राई टू सॉल्व, स्टॉप द वीडियो। तो जरा ध्यान से देखिए, हमने वैसे कोई जरूरी नहीं कि आप रोटेशन थ्योरम यूज करें, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आप बोधैन थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन रोटेशन थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। रोटेशन थ्योरम को दो रे चाहिए, तो आप चाहे तो ये और ये रे ले सकते हो ना सर, हम ये और ये लेंगे, नो प्रॉब्लम ना सर, हम ये कोई भी दो आप ले सकते हो। रोटेशन थ्योरम के लिए क्या चाहिए होता है, दो रे। तो हम कौन सी लेंगे, तो ऑब्वियस है हम भाई जो है ये ही लेना प्रेफर करेंगे। ऐसा क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जे लेंथ और जे लेंथ बराबर है, मतलब ए बी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। बोर्ड की तरफ ए बी को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, तो ए बी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, मॉड z1 माइनस z2, मॉड को डिस्टेंस कहते हैं, इज इक्वल टू बीसी कितना, मॉड z2 माइनस z3। और नहीं एक है ये रूट 2 टाइम होता है, तो क्यों जाएंगे उधर। अब रोटेशन थ्योरम लगाना है हमको, इसका और किसको रोटेट कराना है, क्योंकि जिसको रोटेट कराएंगे उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाना प्रेफर करते हैं, तो पहले लिखिए कितना, z3 माइनस z2 अपॉन BC, जान के BC लिखे, क्यों मॉड लिखेंगे, टाइम बचाएंगे। कितना रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री, cos पाई बाई 2 प्लस, सर छोटा नहीं लिखे, जान के नहीं लिखे, e टू पावर i पाई बाई 2। कहां पहुंचे, z1 माइनस z2 अपॉन AB, AB और BC निपट गए, क्यों, बराबर में। अब z3 माइनस z2, cos पाई बाई 2 1 0, sin पाई बाई 2 1, तो इंटू i z1 माइनस z2, i हमारे इसमें है नहीं और डिग्री भी 2 है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करिए, देखिए आपका प्रूफ हो रहा है कि नहीं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, z3 माइनस z2 होल स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर माइनस z3 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस 2z2 z3, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2। स्क्वायर के टर्म को एक साथ रख लो, तो आपका पास z1 स्क्वायर प्लस 2z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर 2 टाइम्स z1 z2 प्लस z2 z3, या 2z2 कॉमन ले लोगे, z1 प्लस z3, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो रोटेशन थ्योरम भी यूज करनी थी, और हमको दो रे चाहिए होती है। न्यूमरेटर में उनका सिंपल डिफरेंस वेक्टर देता है, डिनोमिनेटर में उनका मैग्नीट्यूड। यहां पर हमने जान करके BCAB लिखा क्योंकि वो कैंसिल हो रहा था, वरना BC नहीं लिखते, उसकी वैल्यू लिखते, अगर कैंसिल नहीं होता तो फिर तो बाद में वैल्यू पुट ही करनी होती, और e टू पावर i पाई बाई 2 की वैल्यू i होती है। और भी ऐसा नहीं, आप हमने कहा कि इसे भी ले सकते थे, लेकिन e टू पावर i पाई बाई 4 होता, वैल्यू उसकी cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4 आते, थोड़ी कैलकुलेशन में महंगा पड़ता। तो ये रोटेशन थ्योरम पे क्वेश्चन और करेंगे। इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में इन्हीं क्वेश्चंस पे और। ओके बाय।